हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय परिवार में आप सभी नवागंतुक छात्र छात्राओं का स्वागत है। और ऑनलाइन कक्षाओं में मैं डॉक्टर उषा माथुर, राजनीति विज्ञान की व्याख्याता एसवीएम कॉलेज की इस महाविद्यालय में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा हमेशा हमारी मुलाकात महाविद्यालय में होती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से महाविद्यालय में आपका जो परिचय है वो आमने सामने न होकर हम डिजिटल शिक्षा के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। इस शिक्षा प्रणाली का लाभ जो हम लोग कोविड-19 में उठा रहे हैं, इसको आप निरंतर बनाए रखें। और उम्मीद करती हूँ कि राजनीति विज्ञान विषय आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में आएगा। जो महाविद्यालय से इंस्ट्रक्शन आप लोग को मिले हैं कि जब भी कभी आपको कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती तो आप डायरेक्ट या तो संबंधित टीचर से या फिर महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ से आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ मैं शुरू करती हूँ अपना राजनीति विज्ञान का जो पेपर है, सिलेबस है, उनसे आपका आज परिचय कराती हूँ। क्योंकि ये पहली वीडियो है आप लोग के लिए, तो हम थोड़ा सा केवल इंट्रोडक्शन ही लेंगे आज कि हम क्या करना चाहते हैं, राजनीति विज्ञान क्या है और इसके संबंध में हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और ये कितना जरूरी है हमारे लिए वर्तमान में। क्योंकि ये युग जो है वो कंपटीशन का युग है, प्रतियोगिता से हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आप स्नातक होने जा रहे हैं शीघ्र ही, जैसे आप लोग अभी तक 12th में थे, स्कूल के स्टूडेंट्स थे, और अब आप महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं। तो अब आपसे बड़ों की तरह बात करनी पड़ेगी कि अब आप बड़े हो रहे हैं, स्नातक हो रहे हैं। 3 साल में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद में आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहें, अपने ज्ञान को जिस सीमा तक पहुंचाना चाहें वहां तक आप ले जा सकते हैं। लेकिन उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपको कई सारे जो आपके अभिभावक तो है ही, अभिभावक के साथ साथ महाविद्यालय परिवार आपका सहयोगी के रूप में आपको नजर आएगा और आपको हर जगह आपकी हर समस्या के समाधान के लिए महाविद्यालय परिवार उपस्थित है। विषयों का चयन आपका स्वयं का निर्णय होगा कि जिस भी विषय जो आपके ऑप्शनल विषय हैं, वो जो आपके कंपल्सरी विषय है, कंपल्सरी तो सबके रहेंगे ही कॉमन, लेकिन ऑप्शनल विषय का जो चुनाव है वो अपने लक्ष्य को देखते हुए उसका चुनाव निर्धारण आप करें कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, किस लक्ष्य को लेकर आप लोग चल रहे हैं। वहां पर राजनीति विज्ञान कितना आपका सहयोगी होगा उसको मद्देनजर रखते हुए इस विषय का चुनाव करें। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने सुना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजनीति विज्ञान के विषय के जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी कवर अप करते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्नों को, चाहे से वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो। हर एग्ज़ाम में 60% तक का कवरेज राजनीति विज्ञान देता है, ऐसा सुना है, और काफ़ी हद तक आते भी हैं प्रश्न। तो यदि हम राजनीति विज्ञान को उसी इंटरेस्ट से पढ़ें जिस इंटरेस्ट से हम कोचिंग में जाकर पढ़ने की का प्रयास करते हैं, कि कोचिंग में जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आप अलग से समय निकालते हैं, अलग से आप अपनी धनराशि वहाँ पर जमा कराते हैं, तब आपको कोचिंग में जाकर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में वो एक ब्रीफ स्टडीज़ है, एक विस्तृत ज्ञान है आप लोगों के लिए, और उसी में से लगभग काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर हमें उसमें मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात ठीक लगे, तो आप राजनीति विज्ञान विषय का चुनाव करें। तो शुरू करते हैं, राजनीति विज्ञान विषय क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये विषय 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है राज और दूसरा शब्द है नीति।
तीसरा शब्द है विज्ञान। तो विज्ञान शब्द भी दो विषयों से बना है, दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है वि और दूसरा शब्द है ज्ञान। यानी राजनीति विज्ञान का संधि विच्छेद यदि हम करते हैं सामान्य रूप से तो चार शब्द हमारे सामने आते हैं। पहला राज, दूसरा नीति, तीसरा वि और चौथा ज्ञान। यानी राजनीति विज्ञान चार शब्दों से मिलकर बना है। तो राज का अर्थ क्या है? राज का अर्थ यहाँ पर, जैसे हम कई सारे राज को इस शब्द को समझते हैं। राज का मतलब कोई गहरा राज होता है, राज का मतलब कोई राज परिवार से संबंधित होता है। राज का अर्थ और भी कई सारे इसके छोटे मोटे अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो राज क्या है? शासन व्यवस्था। तो इस शासन व्यवस्था को राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से इसका स्थान दिया गया है कि कौन सी शासन व्यवस्था किस राष्ट्र में चल रही है या किस समय में कौन सी शासन व्यवस्था चली। तो राज का अर्थ है शासन। नीति भी दो शब्दों का समूह है और नी प्लस ती है ये। तो नी का अर्थ है नैतिकता और ती का अर्थ है विचार। तो नैतिक विचारों को, नीति का अर्थ है नैतिक विचार। तो शासन के नैतिक विचार। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान भंडार। जो हम इस पूरे सेशन में जो हम ज्ञान लेते हैं, जब तक हम पढ़ते हैं तब तक जो ज्ञान का समुद्र चारों ओर फैला हुआ है उसमें से हम जितना समेटते हैं उसी को हम ज्ञान का भंडार कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान सामान्य रूप में क्या हुआ कि शासन के नैतिक नियमों का विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही राजनीति विज्ञान माना जाता है। तो इस राजनीति विज्ञान को आप जितना गहराई से और जितना इंटरेस्ट से पढ़ेंगे आपको उतनी ही समझ आती जाएगी कि ये क्या है। पुनः दोहरा देती हूँ, राज का अर्थ शासन से है, नीति का अर्थ नैतिक नियमों से है, विज्ञान का अर्थ विशेष से है और ज्ञान का अर्थ ज्ञान से है, ज्ञान भंडार से है। तो शासन के नैतिक नियमों का विशेष ज्ञान राजनीति विज्ञान कहलाता है। तो इस राजनीति विज्ञान में दो पेपर है। फर्स्ट ईयर के कोर्स में जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस काफी लंबा है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। तो हम केवल इतना ही समझेंगे कि इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। क्या नाम है विषय पेपर का? राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसका अर्थ क्या होता है कि राजनीति विज्ञान किन किन आधारों पर टिकी हुई है। कि आधार का अर्थ वही होता है जैसे एक बेस होता है, उसके ऊपर एक सुंदर इमारत बनती है। तो वही है कि राजनीति विज्ञान जिसका हम विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके मूल आधार क्या है, वो किन किन नैतिक नियमों पे और कौन कौन से विशिष्ट आधार लेकर टिकी हुई है। और स्थायित्व की जब हम बात करते हैं तो वो मूल आधार से उसका संबंध होता है। तो यही पेपर का नाम है कि राजनीति विज्ञान के मूल आधार क्या है। पेपर सेकंड की बात करते हैं तो ये मूल आधार जो है इस ज्ञान को बनाने के लिए, मूल आधार को बनाने के लिए बहुत अधिक राजवेताओं का ज्ञान इसमें समाहित होता है कि बहुत सारे राजवेता मिलकर राजनीति विज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। तो उसकी समृद्धि में यदि हम बात करते हैं पेपर सेकंड की तो ये पेपर का नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक। कि ऐसे बहुत सारे राजनीतिक विचारक रहे हैं जो भारत के हैं और उन्होंने भारतीय राजनीतिक विचार को एक विचारधारा के रूप में बदला और वो विचारधारा राजनीति विज्ञान को समृद्ध बनाती है। तो उनका योगदान हम इस पेपर में पढ़ेंगे। तो दोनों पेपर के नाम आपको क्लियर हो गए। पहला राजनीति विज्ञान के मूल आधार और पेपर 2 है राजनीतिक भारतीय राजनीतिक विचार। इन दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पेपर 1 का जो है फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार,
उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देती हूँ कि राजनीति विज्ञान का अर्थ, सामान्य सा अर्थ हमने समझ लिया कि शासन के नैतिक नियमों का विशेष ज्ञान राजनीति विज्ञान में हम पढ़ते हैं। अब जब हम पेपर में आ जाते हैं तो पेपर का जो फर्स्ट लेसन है वो ये है, ये समझाने के लिए है कि स्वयं राजनीति विज्ञान है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है, कहाँ तक उसका फैलाव है और उसकी प्रकृति क्या है। जैसा अर्थ का सामान्य सा अर्थ ये लिया जाता है कि प्राचीन काल में राजनीति विज्ञान अलग विषय के रूप में दर्ज नहीं था। इसे कभी राजनीति समझ लिया, कभी इसे राजनीति यानी राजधर्म समझ लिया जाता था, कभी इसे दंड नीति मान लिया जाता था, कभी इसे नैतिक नियम मान लिया जाता था और कभी इसे न्याय मान लिया जाता था। तो न्याय, राजधर्म, दंड और अर्थ, ये सारी बातें जब इसमें जुड़ी हुई है तो इस जुड़ाव ने इसे कहीं ना कहीं वो किया है कि किस रूप में राजनीति विज्ञान का अर्थ प्रकट होता है, कि राजनीति विज्ञान क्या है, ये किस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुई। धीरे धीरे जब राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट हो गया कि राजनीति विज्ञान ना तो सिर्फ दंड नीति है, ना सिर्फ अर्थशास्त्र है, ना नैतिक शास्त्र है और ना ही राजधर्म है, ये क्या है, तो इसे अर्थ के रूप में अमेरिका के कोलंबो विश्वविद्यालय ने सबसे पहले अलग विषय का दर्जा दिया। अलग विषय का दर्जा देने के बाद इसके क्षेत्र को समझाया गया कि राजनीति विज्ञान किस किस क्षेत्र में कार्य करती है और फिर नाम के आगे जुड़ा है विज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, क्यों, कब, कैसे, कहाँ तक। तो ये सारी बातें विज्ञान के संग जुड़ती हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये विज्ञान क्यों है, इसकी प्रकृति क्या है, ये विज्ञान है या केवल सामाजिक ज्ञान है। तो इन दोनों को, मतलब विज्ञान है या कला है, इन दोनों को हम इसकी प्रकृति में समझते हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। इन तीनों बातों को जब हम समझ लेते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, वो पहला हमारा अध्याय है। वो एक सामान्य अध्याय है जिसमें ये समझाया जाता है कि जब राजनीति विज्ञान की शुरुआत हुई तो उसमें सबसे पहले क्या समझ में आया कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। जिस राज्य को हम देख रहे हैं वर्तमान में, उस जमाने में राज्य उस रूप में मौजूद नहीं था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। तो राजनीति विज्ञान को समझने के लिए उस समय केवल दो ही बातें समझ में आती है, एक तो राज्य और दूसरी सरकार। तो राजनीति, कुछ राजवेताओं ने कहा कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य है और कुछ राजवेताओं ने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार है। तो जब हम सिर्फ राज्य की बात करते हैं तो राज्य को चला कौन रहा है, ये प्रश्न उठता है। और सिर्फ सरकार की बात करते हैं तो कहाँ की सरकार, क्यों सरकार क्या कर रही है, हम उसका कहना क्यों माने। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ राज्य नहीं, सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि दोनों मिलकर, राज्य और सरकार दोनों मिलकर ये अध्ययन पूर्ण करती है जो राजनीति विज्ञान के रूप में समझा जाता है। तो कुछ राजवेताओं ने कहा राज्य, कुछ राजवेताओं ने कहा सरकार और कुछ राजवेताओं ने कहा ये दोनों मिलकर ही राजनीति विज्ञान बनते हैं, राज्य और सरकार। लेकिन इन सब में भी फिर कमी रह गई कि राज्य किसने बनाया, किसको कहते हैं हम राज्य, क्या राज्य की जो सीमाएं हैं उसको हम राज्य कहते हैं, तो वो पर्याप्त उसकी परिभाषा नहीं होगी। सरकार किसे कहते हैं, क्या सरकार की बीजेपी या कांग्रेस को सरकार कहते हैं, नहीं। सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता, इसमें एक महत्वपूर्ण भूल की राजवेताओं ने, और वो भूल थी मानवीय जो
मानव ने, कि राज्य किसने बनाए, मानव ने बनाए, तो मानवीय गुणों की इन्होंने अवहेलना कर दी कि मानव को उसमें साथ नहीं जोड़ा, कि राज्य भी मानव ने बनाया, सरकार भी मानव ने बनाई, राज्य को भी मानव ने चलाया, सरकार को भी सरकार को भी मानव ने चलाया। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे राज्य हो चाहे सरकार हो, इन सब में मानव इम्पोर्टेंट है। तो मनुष्य की एंट्री राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये तो इसका ये जो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेसन है उसका थोड़ी सी समरी मैंने आपको बता दी। आगे राजनीति विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है ये माना जाता है, तो सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, इन नामों से आप लोग परिचित होंगे। वो नाम है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका का काम कानून का निर्माण करना होता है, कार्यपालिका का काम उन कानूनों को क्रियान्वित करना होता है और न्यायपालिका का कार्य यह होता है कि ये दोनों अंग जिन्होंने कानून बनाए और जो कानून लागू करने जा रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, अपनी शक्तियों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे, और मानव जो जिन पर ये लागू होने वाला है उनके अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा। तो ये न्यायपालिका न्याय का कार्य करती है। तो इस तरीके से जो सरकार के तीनों महत्वपूर्ण अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन भी हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे, इस पेपर में पढ़ेंगे। अब जब सरकार की बात आती है तो सरकार दल के बिना नहीं चलती। एक सामान्य सा प्रश्न है आपके सामने कि जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या है ये बीजेपी और कांग्रेस? ये दोनों है राजनीतिक दल। ये प्रमुख राजनीतिक दल है जिनके माध्यम से सरकारें बनाई जाती हैं। तो उस राजनीतिक दल का भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में है दबाव समूह, कि सरकार पर प्रेशर डाल के नियमों में जब परिवर्तन करवा देता है कोई दल, कोई समूह, तो उसे दबाव समूह के रूप में जाना जाता है। सरकार ने कुछ अलग नियम बनाए, अलग प्रकार के कानून बनाए, लेकिन दबाव समूह ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसे हम विस्तार से लेसन के साथ ही पढ़ेंगे। तो उन दबाव समूह के द्वारा सरकार पर जोर डाला जाता है और नियमों में परिवर्तन कर लिया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात जो है वो है लोकतंत्र, जिसके नाम से आप लोग परिचित हैं कि जनता का शासन, लोकतंत्र। समस्त विश्व में अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्र अपना लिया गया है। तो ये लोकतंत्र क्या है, इसे आपको समझने के लिए ये जानना होगा कि लोकतंत्र से पहले क्या था। आपने सुना होगा सबसे पहले धर्मतंत्र चलता था। धर्मतंत्र का अर्थ कि जब धर्म गुरु ही शासन व्यवस्थाओं को संभाला करते थे, धर्म गुरु ने जो कह दिया वही कानून है। उसके बाद में परिवर्तन हुआ, जिसमें हम देख सकते हैं कि धर्म गुरु में जो पोप और जार थे उस जमाने के विदेशों में जब इसका प्रारंभ हुआ था तो क्रिश्चियन है, ज़्यादातर हमारे भारत को छोड़ के अधिकांश जगह या तो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है या फिर मुस्लिम धर्म है। तो वहाँ के जो धर्म गुरु थे, जार और पोप उनको कहा जाता था, उन्होंने अपने कहीं ना कहीं धार्मिक कुकृत्यों को अंजाम दिया जिससे धर्म गुरुओं की छवि बिगड़ गई। उसके बाद में राजतंत्र आया। वो पश्चिम का ही एक विचार था कि एक शक्तिशाली राजा अपने राज्य को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। तो धर्मतंत्र को हटा दिया गया, उसके स्थान पर राजतंत्र को स्थापित कर दिया गया। जब राजतंत्र में भी राजा सबल हुआ, राजा शक्तिशाली था और राजा बहुत ही काबिल था, जैसे राजा राम की उपमा हम ले सकते हैं, तो शासनों में समृद्धि पाई गई, शासन व्यवस्था शांत रूप में रही। लेकिन जब राजा शक्तिशाली भी नहीं है और जनता के प्रति एक अच्छी सोच रखने वाला भी नहीं है,
तो फिर प्रजा का बहुत ही नुकसान होता है। तो इसलिए उस समय क्या किया जाए, तो राजतंत्र भी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। उसके बाद में कुलीन तंत्र आया। कुलीन तंत्र का अर्थ है धनिक तंत्र। जब धनिक लोगों ने शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया, उसे कुलीन तंत्र माना जाता है, जहां एक राजा नहीं बल्कि कई सारे धनाढ्य लोग मिलकर शासन की व्यवस्थाओं को चलाते थे। वहां पर भी कई सारी कमियों का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे उस व्यवस्था को भी समाप्ति की कगार पर ले जाया गया। और फिर आया लोकतंत्र, जिसमें जनता द्वारा और जनता के लिए शासन को अपनाया गया। तो वो है लोकतंत्र, उसके गुण दोष हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो राजनीतिक विचारधाराओं का है। सेक्शन सी के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो ये विचारधारा कि जब भी कोई नई बात शुरू होती है तो एक विचार से होती है। एक व्यक्ति के मन में एक छोटा सा विचार आता है और उस विचार को वो आगे कई लोगों के सामने जब प्रस्तुत करता है तो कुछ लोग उसकी मजाक बनाते हैं और कुछ लोग उसके साथ हो जाते हैं। जब साथ हो जाते हैं कुछ लोग तो वो विचार नहीं रहता बल्कि विचार धारा बन जाता है और उन्हीं विचारधारा को हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन सी राजनीतिक विचारधाराएं हैं जिसने राजनीति विज्ञान के ज्ञान को समृद्ध किया है, तो वही विचारधाराओं के नाम है उदारवाद, अराजकतावाद और मार्क्सवाद। कि सबसे पहले हम उदारवाद को पढ़ेंगे और उदारवाद पढ़ने के बाद हम अराजकतावाद और उसके बाद में मार्क्सवाद को पढ़ेंगे। ये अलग अलग राजनेताओं द्वारा चलाए गए अलग अलग प्रकार के विचार हैं, विचारधाराएं हैं, जिन्हें हम और अधिक अलग लेसन के रूप में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। आज के लिए केवल इतना ही कि हम राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसे हम आपको समझा चुके हैं कि क्या है राजनीति विज्ञान विषय। और इसके बाद में हम पेपर फर्स्ट शुरू करेंगे और उसके अध्याय को शुरू करेंगे।